ओके, तो देखिएगा स्टूडेंट्स, अप टू लास्ट लेक्चर मैंने आपको सब बेसिक पार्ट पढ़ाया था हमारे फिजिक्स के बारे में कि फिजिक्स एग्जैक्टली क्या होता है। उसके पहले उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो फिजिक्स का स्टडी है वो यूनिट पर डिपेंडेंट है। फिर यूनिट का मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया था, फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट। उसके बाद इन सभी के एग्जांपल्स भी दिए थे आपको। उसके बाद सिस्टम ऑफ यूनिट मैंने आपको बताया था। ओके, सिस्टम ऑफ यूनिट आपको पता है, मतलब एक सेट होता है फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स का, उसे हम सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स मैंने आपको पढ़ाए थे ओल्ड टाइम्स में, जो हमारे हम यूज करते थे, जैसे सीजीएस या पीएस या एमकेएस। उसके बाद एक स्टैंडर्ड सिस्टम के बारे में भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर बताया था, दैट इज एसआई सिस्टम। ओके, एंड नाउ वी आर स्टडिंग फर्स्ट सेक्शन ऑफ फिजिक्स, दैट इज काइनेमेटिक्स। ओके, काइनेमेटिक्स ये स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। इस काइनेमेटिक्स के स्टडी पर जेई का एग्जाम अगर आप देते हो तो 2 क्वेश्चन लगभग इसके ऊपर पूछे जा सकते हैं, और नीट का एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो 4 या 5 क्वेश्चन भी इसके ऊपर पूछे जा सकते हैं। नीट में या फिर जेई में आपको पता है एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, तो बहुत बड़ा सेक्शन इसे कंसिडर किया जाता है काइनेमेटिक्स को। स्टडीज का बहुत बड़ा है, एक एक करके हम देखेंगे काइनेमेटिक्स में क्या क्या है क्या क्या नहीं है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस बीट को। तो आज के लेक्चर का हमारा मेन बीट रहेगा दैट इज काइनेमेटिक्स। तो अभी इसके बाद देखिएगा, तो जो भी हम अभी यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं वो फिजिक्स के सब ब्रांचेस है। एक एक करके मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ कि पूरे हमें, मतलब ये जो फिजिक्स का स्टडी है, अगर आप जेई मेन देना चाहते हो या फिर मतलब जेई देना चाहते हो या फिर नीट देना चाहते हो, तो फिजिक्स के आपको ये सभी सेक्शंस कवर करने पड़ते हैं, जो अभी मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। फिजिक्स का सबसे पहला सेक्शन रहेगा मैकेनिक्स। मैकेनिक्स सेक्शन बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है। फिजिक्स के 2 पार्ट्स होते हैं, P1 एंड P2। तो P1 पार्ट मोस्टली मैकेनिक्स पर डिपेंडेंट है। हम ऐसा कह सकते हैं कि लगभग 70 to 80% पार्ट P1 का, फिजिक्स 1 का, मैकेनिक्स सेक्शन पर ही डिपेंडेंट होता है। ओके, तो ये भी हमें देखना है, मतलब जो 2 साल का स्टडी है हमारा, उन 2 साल के स्टडी में हम ये सभी टॉपिक्स देखते हैं मैकेनिक्स के, या फिर जो भी रिलेटेड टॉपिक रहेंगे। उसके बाद सेकंड सेक्शन रहेगा ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स आपको पता है 10th स्टैंडर्ड में आप दोनों को भी, स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स को भी और हमारे सीबीएसई के स्टूडेंट्स को भी, लाइट था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन। आई होप दोनों भी स्टूडेंट्स को मैंने ही वो पढ़ाया है। ओके, आपको पता होगा मिरर, उसके बाद लेंस। ओके, और उसका जो स्टडी है ये सब हमें करना पड़ता है, तो उसका अब एडवांस पार्ट आपको 11th-12th में आने वाला है। माइक ऑफ कीजिएगा, माइक ऑफ करो। ठीक है, तो आप देखो, ऑप्टिक्स 2 क्लास में क्लासिफाई किया जाता है 11th-12th में, रे ऑप्टिक्स एंड वे ऑप्टिक्स। ओके, तो ये सब सेक्शंस हम देखने वाले हैं, रे ऑप्टिक्स हो या फिर वे ऑप्टिक्स हो, ये सभी पार्ट्स हम देखने वाले हैं पूरे 2 साल की स्टडी में। और इसका कुछ लिटिल बिट इंट्रोडक्शन भी हम फाउंडेशन के लेक्चर में कर लेंगे। ओके, अभी इसके बाद देखिएगा, तो इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन रहेगा इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्शन। तो इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादातर ये 12th स्टैंडर्ड में आता है, तो आपको 11वीं में इसका पार्ट बहुत कम दिखाई देगा। इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब सेमीकंडक्टर और उससे रिलेटेड जो स्टडी रहेगा वो हमें करना है उसमें। नेक्स्ट बिट रहेगा अब हीट। हीट सेक्शन देखिएगा, 10th स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट को एडवांटेज है कि उनको 10th स्टैंडर्ड में एक टॉपिक हुआ है हीट का, तो उनको जस्ट फैमिलियर हो जाते हैं वो हीट के कंसेप्ट के साथ। लेकिन सीबीएसई के स्टूडेंट को कुछ भी नहीं है, 9th में भी नहीं है, 10th में भी नहीं है हीट सेक्शन से रिलेटेड कुछ भी। तो इस वजह से डोंट वरी अबाउट इट। ये जो फाउंडेशन के लेक्चर्स है इसमें मैं हीट भी कवर कर लूंगा। हीट ये 10th स्टेट बोर्ड का सबसे एक डिफरेंट चैप्टर है जो उन्होंने दिया है। पिछले साल ही, मतलब उनका 1-2 साल पहले सिलेबस चेंज हुआ है, तो ये हीट का भी हम बेसिक पार्ट देखने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इस इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के ऊपर लगभग 5 चैप्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ऐसे 4 या 5 चैप्टर्स होते हैं, ये बहुत बड़ा सेक्शन है हमारे फिजिक्स का। जैसे P1 का मैकेनिक्स सेक्शन है, वैसे P2 सेक्शन का सबसे बड़ा सेक्शन है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो ये पार्ट अगर आपने स्टडी कर लिया तो मोस्टली आप P2 पार्ट स्टडी कर लेते हो, जो हमें पूरा देखना है फिजिक्स में। उसके बाद नेक्स्ट आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये भी एक मोशन का टाइप है, इसे हम मैकेनिक्स में भी डील कर सकते हैं। उसके बाद और एक अलग सेक्शन है मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स। ये मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्शन में हम इलेक्ट्रॉनिक्स को भी ऐड कर सकते हैं।
ओके, मॉडर्न फिजिक्स सेक्शन में, सॉरी, मॉडर्न फिजिक्स इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका इन्वेंशन जो है ये सबसे लास्ट में हुआ है हमारे फिजिक्स के सभी ब्रांचेस में। सबसे लास्ट में अगर फिजिक्स का कोई ब्रांच डेवलप हुआ है तो वो मॉडर्न फिजिक्स है। मतलब एटॉमिक फिजिक्स होता है ये। जो भी माइक्रो मतलब जो इलेक्ट्रोस्कोप थे, इनका इन्वेंशन सबसे ज्यादा 19th सेंचुरी के स्टार्ट में हुआ है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उसे कहा जाता है, सबसे प्रिसाइज वो माइक्रोस्कोप है। उसके बाद फिर एटम का जो थ्योरी है वो डेवलप हो गया। ओके, अभी जो हम एटॉमिक मॉडल स्टडी करते हैं, रुदरफोर्ड ने बताया हुआ, फिर उसमें नील बोर ने कुछ करेक्शन किए थे। ओके, तो ये सब मॉडर्न फिजिक्स सेक्शन का ही स्टडी है जो हमें बताता है। ओके, तब तक हमारा जो फिजिक्स या फिर जो साइंस था वो बहुत पीछे था। उसके बाद फिर ये मॉडर्न फिजिक्स के बाद फिर हमें बहुत से ऐसे सवाल थे हमारे फिजिक्स के जिसके आंसर्स हमें मिल गए कि लाइट का नेचर कैसा होता है, उसके बाद एग्जैक्टली हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये सब पार्ट मॉडर्न फिजिक्स में हमें स्टडी करना पड़ता है। ओके, जैसे आपने देखा होगा 9th स्टैंडर्ड में इसका जस्ट इंट्रोडक्शन है, डाल्टन्स थ्योरी, उसके बाद थॉमसन, उसके बाद मुझे लगता है आपको रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल है, उसके बाद नील बोर्स थ्योरी है। तो ये सब पार्ट जो है यही पार्ट आपको मॉडर्न फिजिक्स सेक्शन में भी स्टडी करना होता है। ये पार्ट का आधा से ज्यादा पार्ट ये फिजिक्स में भी आता है आपको और केमिस्ट्री में भी आता है। मतलब ये पार्ट आपको 2 बार रिपीट होने वाला है पूरे 11th-12th के स्टडी में, अगर आप साइंस लेते हो तो। इसके बाद साउंड वेव्स, तो ऐसे ये पूरा सेक्शन है हमारा फिजिक्स का। एक आधा सेक्शन रह भी गया होगा या फिर हम अलग अलग सेक्शन को एक दूसरे में मर्ज कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉपुलर सेक्शन है फिजिक्स के जिसके साथ मैंने आपका इंट्रोडक्शन अभी करवाया। ओके, तो इतने सेक्शंस हमें 2 साल के स्टडी में स्टडी करने पड़ते हैं। ओके, तब जाकर हम पूरा फिजिक्स स्टडी कर लेते हैं। ओके, और फिर कोई भी एग्जाम आप दे सकते हो, जैसे नीट, जेई, या फिर अगर आप क्या बोर्ड का भी आपको एग्जाम देना है तो आपको इतने टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं। या फिर आप कुछ अलग एग्जाम देना चाहते हो, बिट्स पिलानी है, इसके बाद एम्स, मतलब अभी सभी एग्जाम तो नीट के थ्रू हो गए, लेकिन कभी कभी चेंजेस भी होते हैं। उसके बाद एनडीए का भी एग्जाम आप दे सकते हो। तो इन सभी एग्जाम्स में लगभग इतना ही सिलेबस आता है जो मैंने अभी आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, एक एक करके हमें सेक्शन को स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम मैकेनिक्स सेक्शन को देखते हैं। मैकेनिक्स सेक्शन का जो बेसिक पार्ट है वो हम डिस्कस करने वाले। तो मैकेनिक्स सेक्शन देखिएगा आप क्या रहेगा। मैकेनिक्स का जो स्टडी है ये हम 2 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। कौन से? पहला टाइप रहेगा स्टैटिक्स और दूसरा टाइप रहेगा डायनामिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर हो और उसका अगर हम स्टडी करते हैं, ओके, उस स्टडी को स्टैटिक्स कहा जाता है। यह मैकेनिक्स का फर्स्ट ब्रांच है, फर्स्ट सेक्शन है मैकेनिक्स का, जिसे स्टैटिक्स कहते हैं हम। द स्टडी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, सॉरी, द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट इज कॉल्ड एज स्टैटिक्स। ओके, तो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर हो और उसका स्टडी अगर हम करते हैं, रेस्ट और मोशन के साथ आई होप आप फैमिलियर हो। ओके, ऑब्जेक्ट अगर एक ही जगह पर खड़ा है तो उसे रेस्ट कहा जाता है। ऑब्जेक्ट अगर अपना पोजीशन चेंज करता है तो उसे मोशन कहा जाता है। तो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर हो और उसका अगर हम स्टडी करते हैं हमारे फिजिक्स में तो उसे स्टैटिक्स कहा जाता है। ओके, इसके बाद ऑब्जेक्ट अगर मोशन में हो तो उसके स्टडी को डायनामिक्स कहा जाता है। ओके, द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज इन मोशन इज कॉल्ड एज डायनामिक्स। तो ऐसा ये बीट रहेगा डायनामिक्स। तो अभी ये जो डायनामिक्स का स्टडी है ना, ये हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं 2 टाइप्स में। विच ऑफ दिस 2 टाइप्स हियर? पहला रहेगा काइनेमैटिक्स और दूसरा रहेगा काइनेटिक्स। ओके, इन 2 वर्ड्स में बहुत माइनर फर्क है। ओके, कोई भी एक दूसरे को पर्सनल मैसेज नहीं करेगा। ओके, मैं बता दे रहा हूं नितिन, अ, कोई भी किसी को मैसेज नहीं करेगा, यहाँ पर सब रिकॉर्ड हो रहा है। मैं आपको पीसी पर लेक्चर ले रहा हूँ, तो कोई अगर पर्सनल मैसेज भी करता है तो उसका रिकॉर्ड भी मेरे पास होता है। तो कोई भी अगर करेगा तो वो बाहर चला जाएगा। या अभी नितिन जो था इसका कंप्लेन आ गया, मैं अभी इसको बाहर निकाल रहा हूँ। ओके, इसके ऊपर जो भी एक्शन होगा वो स्कूल की तरफ से लिया जाएगा। ठीक है, कोई भी किसी को भी पर्सनल मैसेज नहीं करेगा, सिर्फ अगर मैं कुछ सवाल पूछता हूँ तो ही आप जवाब दोगे। इज इट ओके? तो डायनेमिक्स पार्ट को हम 2 क्लास में क्लासिफाई करते हैं, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। ओके, काइनेमेटिक्स मतलब क्या होगा आप देखिएगा, दोनों वर्ड में माइनर फर्क है, लेकिन उनके मीनिंग में या फिर उनके डेफिनेशन में जरूर फर्क है। ओके, काइनेमेटिक्स मतलब क्या रहेगा देखिएगा, आपने देखा होगा 9th स्टैंडर्ड में आपको काइनेमेटिकल इक्वेशंस थे। ओके, काइनेमेटिकल इक्वेशंस क्या थे आप देखिएगा 9th स्टैंडर्ड में,
द स्टडी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, ओके, इज कॉल्ड एज काइनेमेटिक्स। आपने काइनेमेटिकल इक्वेशन 9th स्टैंडर्ड में जरूर स्टडी की है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये तीनों इक्वेशंस अपने 9th स्टैंडर्ड में स्टडी किए, तो उनको काइनेमेटिकल इक्वेशन कहा जाता है। तो काइनेमेटिक्स मतलब होता क्या एग्जैक्टली वो देखिएगा, आपको पता होगा। यू मतलब क्या था मुझे बताओ उन इक्वेशंस में, यू क्या रिप्रेजेंट करता था उन काइनेमेटिकल इक्वेशन में, बताओ मुझे इसका आंसर। इनिशियल वेलोसिटी, राइट आंसर है। ओके, यू रिप्रेजेंट्स द इनिशियल वेलोसिटी एंड वी रिप्रेजेंट्स, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी था, राइट आंसर है। और वी क्या रिप्रेजेंट करता था, फाइनल वेलोसिटी, करेक्ट आंसर है ये भी। ओके, तो मुझे बताओ ऑब्जेक्ट अगर इनिशियल स्पीड से जा रहा है, ओके, सपोज ऑब्जेक्ट इज गोइंग विद द इनिशियल स्पीड यू, ओके, और आफ्टर सम टाइम वो वी स्पीड अटेम्प्ट कर रहा है, तो वो ऐसे ही नहीं कर सकता है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ फैक्टर अप्लाई होना जरूरी है। और वो फैक्टर कौन सा है बताओ, वो फैक्टर कौन सा है बताओ मुझे, विच फैक्टर अप्लाइज, और मतलब ऐसा कौन सा फैक्टर है जो अप्लाई होने के बाद ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी यू से फाइनल वेलोसिटी वी में चला जाता है। एक स्टूडेंट का कहना है एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन, ठीक है, अब कर सकते हैं हम, फोर्स, राइट आंसर इसका। जो मुझे करेक्ट आंसर चाहिए था इसका वो फोर्स है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यू स्पीड से जा रहा है और उसके ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका डेफिनेटली स्पीड क्या होने वाला है बच्चों, डेफिनेटली बढ़ने वाला है। इज इट ओके? अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्टन स्पीड से जा रहा है और उसके ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं ना तो उसका स्पीड इंक्रीज होता है। अलोंग द मोशन आपने फोर्स अप्लाई किया तो स्पीड इंक्रीज होगा, अगेंस्ट द मोशन अगर आपने फोर्स अप्लाई किया तो मोशन डिक्रीज भी होने वाला है। इज इट ओके? मतलब आप फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई करते हो ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, वो बाद में देखेंगे हम लॉज ऑफ मोशन में। फिलहाल हमें इतना ही देखना है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तभी उसका इनिशियल वेलोसिटी यू से वो फाइनल वेलोसिटी वी में चला जाता है। आइदर वो फाइनल वेलोसिटी कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, हमें उससे कुछ लेना देना है नहीं अभी फिलहाल। तो बताने की बात यह है कि जो काइनेमेटिक्स का स्टडी होता है ना, इसमें फोर्स को कभी कंसिडर किया नहीं जाता है। आपने देखा होगा जो तीनों काइनेमेटिकल इक्वेशन है ना, उसमें इनिशियल वेलोसिटी यू है, फाइनल वेलोसिटी वी है, लेकिन ये इनिशियल टू फाइनल वेलोसिटी जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, फोर्स। लेकिन इस फोर्स का कोई भी इक्वेशन या इस फोर्स का कोई भी कंसिडरेशन काइनेमेटिकल इक्वेशन में नहीं होता है, समझ में आ रहा है? सिर्फ फोर्स का इफेक्ट कंसिडर किया जाता है। तो ऐसे स्टडी को हमारे डायनामिक्स में हम काइनेमेटिक्स कहते हैं। काइनेमेटिक्स मतलब भी मूविंग ऑब्जेक्ट का स्टडी है, काइनेटिक्स मतलब भी मूविंग ऑब्जेक्ट का स्टडी है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, और वो कॉज ऑफ मोशन कौन होता है, फोर्स। विदाउट कंसिडरिंग फोर्स अगर हम मूविंग ऑब्जेक्ट का स्टडी करते हैं ना तो उसे काइनेमेटिक्स कहा जाता है। इज इट ओके? ये पार्ट आपने 9th स्टैंडर्ड में भी स्टडी किया है काइनेमेटिक्स का। और काइनेटिक्स मतलब क्या होता है, इसी को लॉज ऑफ मोशन भी कह सकते हैं हम। ये काइनेटिक्स मतलब होता है स्टडी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। काइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट विथ कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। मोशन को कॉज करने वाला जो फैक्टर है फोर्स, उसे कंसिडर करके अगर हम मोशन का स्टडी करते हैं ना तो उसे काइनेटिक्स कहा जाता है। और विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन अगर हम मोशन का स्टडी करते हैं ना तो उसे काइनेमैटिक्स कहा जाता है। इज इट ओके? एनी प्रॉब्लम? समझ में आ गया सभी को? ठीक है, तो अभी इन सभी का डेफिनेशन अगर आपको लिखना है तो अगले स्लाइड पर आपको नजर आएगा। यू कैन राइट एनी डेफिनेशन, जो भी मैंने आपको डेफिनेशन बताए ये सभी मैंने यहाँ पर लिखवा के दिए, इसका लगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाद में आप आपके नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो। इज इट ओके? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाद में आपको जैसे वक्त मिलेगा वैसे इसे लिख लीजिएगा। सभी जो डेफिनेशन मैंने अभी तक आपके साथ डिस्कस किए हैं ना इस टॉपिक के, वो सभी डेफिनेशन का यहाँ पर कलेक्शन है। इज इट ओके? कुछ दिक्कत बच्चों? ओके, समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, जस्ट एक मिनट।
ये चेंज हो गया था। ओके, तो अभी मैं चेंज करता हूँ स्लाइड को। अभी हम नेक्स्ट पार्ट की ओर जाते हैं। तो अभी तक जैसे मैंने आपको बताया मैकेनिक्स क्या होता है, मैकेनिक्स का क्लासिफिकेशन, स्टैटिक डायनामिक्स, डायनामिक्स का फर्दर क्लासिफिकेशन, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स, तो ये सभी पार्ट्स के साथ मैंने आपका इंट्रोडक्शन करवाया। अभी हम जाने वाले काइनेमेटिक्स की ओर। ओके, जो हमारा आज का लेक्चर का बीट रहेगा। तो इस मैकेनिक्स के स्टडी को हम क्लासीफाई करते हैं अलग अलग बीट्स में। ओके, तो देखिएगा सबसे पहला मतलब ये जो मैकेनिक्स मैंने बोला था ना आपको, बहुत बड़ा सेक्शन है हमारा P1 का। तो उसमें क्या क्या स्टडी करना है हमें 2 साल के अंदर, उसका एक कलेक्शन है। काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन, वर्क एंड एनर्जी, सर्कुलर मोशन, ग्रेविटेशन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, रोटेशनल मोशन, उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स, उसके बाद नेक्स्ट रहेगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो ये सब चैप्टर्स हमें स्टडी करने हैं इनसाइड दिस मैकेनिक्स। ओके, तो एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले हम काइनेमेटिक्स की ओर जाते हैं। ये जो फाउंडेशन के लेक्चर्स है ना, इसमें मैं आपका ग्रेविटेशन का भी मतलब रिवीजन लेने वाला हूँ, एज वेल एज जो हमारा बीट रहेगा काइनेमेटिक्स, उसका काइनेमेटिक्स और लॉज ऑफ मोशन, इन दोनों का भी हम रिवीजन यहाँ पर करने वाले। ओके, हर दिन हम कुछ ना कुछ मतलब नए बीट्स लेने वाले हैं, तो उसमें हम देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले काइनेमेटिक्स। ओके, जितना हो सके उतना स्टडी करेंगे क्योंकि ये बड़ा बीट है, एक ही लेक्चर में खत्म होगा ऐसा तो बीट ये नहीं है। काइनेमेटिक्स के स्टडी को आपको पता है मतलब ऐसे हम सब पॉइंट्स में से क्लासिफाई कर सकते हैं। रेस्ट एंड मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, काइनेमेटिकल इक्वेशन एंड न्यूमेरिकल। ओके, तो इन काइनेमेटिकल इक्वेशन के साथ ही हमें जो ग्राफिकल एनालिसिस है वो भी स्टडी करना पड़ता है। तो इतना पार्ट अगर आपने स्टडी कर लिया, ये ऐसे कैसे पार्ट आपको 11th में, 11th और 12th में आपको कुछ अलग नहीं है, इतना ही पार्ट आपको 11th 12th में है। अगर आप काइनेमेटिक्स स्टडी करते हो तो सिर्फ उसके ऊपर जो क्वेश्चन आंसर होते हैं ना वो एडवांस लेवल के आते हैं। उसका कुछ एक सर्टन लेवल तक न्यूमेरिकल सम इन लेक्चर्स में भी कवर करने वाले, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो सबसे पहले रेस्ट एंड मोशन, जो भी स्लाइड्स पर आपको नजर आ रहा है ना, बेटर वे आप उसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ओके, अगर पॉसिबल हुआ तो इसका पीडीएफ भी मैं आप सभी को सेंड कर दूंगा। ओके, लेकिन बेटर वे स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से नोटबुक में से लिख लेना, क्योंकि ऐसे ही मैंने ये बिट नहीं दिए, सभी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको आगे बहुत लगने वाले, इस वजह से मैं आपको दे रहा हूँ। सबसे पहला पार्ट रहेगा रेस्ट। A body is said to be at rest if it does not change its position with respect to a fixed point taken as a reference point in its surrounding with the passage of time। ठीक है, अब ये डेफिनेशन आपको हार्ड लग रहा है तो सिंपल वे से बताता हूँ। A body is said to be at rest if it does not change its position with respect to surrounding। अगर कोई बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग अपना पोजीशन अगर चेंज नहीं करता है ना, तो वो बॉडी रेस्ट में है। और अगर वो बॉडी अपना पोजीशन चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, देन ऑब्जेक्ट मस्ट बी इज इन अ मोशन। ओके, मोशन का डेफिनेशन कैसे बता सकते हैं? अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू अ फिक्स पॉइंट इन इट्स सराउंडिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। ओके, तो ऐसा ये मोशन और रेस्ट का डेफिनेशन रहेगा। ओके, रेस्ट मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो फिर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। और कोई अगर ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में। और ये मोशन और रेस्ट कैसे कंसेप्ट है बच्चों? दिस मोशन एंड रेस्ट आर द रिलेटिव कंसेप्ट। ओके, ये मैंने आप सभी को पढ़ाया होगा। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ काइनेमेटिक्स इन आवर डेली लाइफ, ऐसा एक स्टूडेंट का कहना है। देखिएगा बच्चों, काइनेमेटिक्स में हमें ना अलग अलग तरीके के मोशन स्टडी करने पड़ते हैं, जैसे सर्कुलर मोशन। इस सर्कुलर मोशन का लॉजिक है ना, ये हमें गाड़ी चलाने में आता है। जब हम टर्न पर गाड़ी का स्पीड इंक्रीज करते हैं ना, तो आपने देखा होगा एक सर्टन लिमिट के बाहर अगर गाड़ी का स्पीड अगर बढ़ जाता है ना सर्कुलर रोड पे, तो फिर गाड़ी रोड को छोड़कर बाहर चली जाती है। तो फिर एट दैट टाइम हम यहाँ पर काइनेमेटिक्स का लॉजिक लगाकर वो रोड जो है वो बनाते हैं और उन रोड्स को बैंक करवाते हैं हम, बैंकिंग ऑफ रोड। तो ये इसका बेस्ट एप्लीकेशन है सर्कुलर मोशन का। इतने इन्हें बहुत सारे एप्लीकेशन है हमारे डे टू डे लाइफ में काइनेमेटिक्स के। जैसे आप अगर रास्ता क्रॉस करते हो तो आपको पता है आप आपका स्पीड और जो गाड़ी आने वाला है, आपको जो क्रॉस करने वाला है उसका स्पीड, आप दोनों का सोच समझकर रास्ता क्रॉस करते हो। मतलब रिलेटिव स्पीड के बारे में वहां पर आप सोचते हो। ओके, तो ये रिलेटिव स्पीड आप रास्ता क्रॉस करने में यूज कर सकते हो। फिर बहुत सारी जगह है जहां पर हमें इन मोशन का लॉजिक लगता है। ओके,
जैसे कोई चीज को हम हवा में फेंकते हैं वो वापस आ जाता है, तो उसके जो लॉजिक्स होता है उससे रिलेटेड जो बीट रहेगा ये सब बीट। उसके बाद सबसे इसका ज्यादा लॉजिक आपको पता है, एथलीट्स जो होते हैं आपने देखा होगा, गोला फेंक, थाली फेंक, ऐसे बड़े बड़े आर्चरी आपने देखा होगा। तो उन खेलों में ना आपने देखा होगा जो एथलीट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो उनका थाली होता है या फिर गोला होता है वो कितना डिस्टेंस ज्यादा दूर जाएगा उसके ऊपर उनके पॉइंट्स डिपेंडेंट होते हैं। तो एट दैट टाइम वो है ना हमारे मोशन के लॉजिक को लगाते हैं। एट दैट टाइम वो गोला होता है जो थाली होता है ना उसका प्रोजेक्टाइल मोशन वो करवाते हैं। और प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या लॉजिक लगाते हैं वो, प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री होना तो वो फिर बहुत ज्यादा दूर तक प्रोजेक्टाइल चला जाता है। इस वजह से वो जो गोला या फिर थाली होता है ना उसे फेंकते वक्त वो सब फिजिक्स या फिर सब ये काइनेमेटिक्स के मोशन के बारे में उनको पता होता है, और उसी वजह से वो प्रैक्टिस करते हैं अपने डेली सेशन में। ओके, तो बहुत सारे एप्लीकेशन है, बताते रहेंगे तो बहुत ज्यादा रहेंगे, हमारा सब्जेक्ट पीछे रह जाएगा। तो इतने सब एप्लीकेशन है काइनेमेटिक्स के जो हमारे डे टू डे लाइफ में है। ओके, तो इसी वजह से हम इस बीट को स्टडी करते हैं। तो जो लास्ट बीट मैंने आपको बताया रेस्ट और मोशन के बारे में, an object can be in motion in relation to one object while it can be at rest in relation to another object at the same time, same instant of time. So motion is a relative concept. Motion is a relative concept means what? अगर अगर कोई ऑब्जेक्ट मतलब मोशन में है ना तो मतलब वो किसके विथ रिस्पेक्ट टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है ना तो वो किसके विथ रिस्पेक्ट टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एक एग्जांपल देकर मैं आपको ये कंसेप्ट को एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसके लिए मैं एक अलग स्क्रीन लेता हूं। देखिएगा आप, जैसे आपको पता होगा हम जब बस से सफर करते हैं, बस या फिर ट्रेन से, तो आपने देखा होगा जो नेबरिंग पैसेंजर होता है। ओके, तो ठीक है, मैं यहाँ पर एक बस निकालता हूँ। अभी मैं इतना अच्छे से पेंटिंग नहीं करता हूँ तो डोंट टेक इट अदरवाइज। ओके, इसे बस कंसिडर करो आप। तो ये हमारा एक बस है जो हॉरिजॉन्टली मूव हो रहा है आगे के डायरेक्शन में। ओके, ऐसा कुछ इसका स्पीड होगा, लेट अस अज्यूम दैट स्पीड टू बी वी। और इस बस के अंदर दो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। ओके, दो पैसेंजर्स इस बस के अंदर बैठे हुए हैं। ओके, और इन दो पैसेंजर्स को कुछ नाम दे देते हैं हम, ए और बी। ओके, तो ये ए और बी दो पर्सन है जो बस से सफर कर रहे हैं एट अ वेलोसिटी वी से, और एक सी पर्सन है जो इन्हें देख रहा है। ओके, एक सी पर्सन होगा यहाँ पर जो इनको ऑब्जर्व कर रहा है। तो सी जमीन पर खड़ा है, तो इसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो जमीन है हमारा जो रेस्ट में होता है। और ये जो ए और बी पर्सन है ना ये बस के अंदर बैठे हैं, तो यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो बस है जो मूवेबल है। ओके, इस वजह से मतलब यहाँ पर बस फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहेगा और यहाँ पर जमीन रहेगा जो अर्थ रहेगा जो रेस्ट पर होता है। तो अभी देखिएगा हमें बी का मोशन ऑब्जर्व करना है विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो अगर मैं बी का मोशन ऑब्जर्व करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू ए तो मुझे बी कैसा नजर आएगा बोलो। आप अगर ए की जगह पर हो तो आपको बी कैसा नजर आने वाला है बोलो बच्चों जल्दी से। क्या वो रेस्ट में नजर आने वाला है या मोशन में? टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी का अगर आप ऑब्जर्वेशन करोगे ए के विथ रिस्पेक्ट टू तो बी आपको कैसा नजर आने वाला है? रेस्ट में। करेक्ट आंसर है, सभी स्टूडेंट ने लगभग आंसर दिया है, इसका सही आंसर है रेस्ट। ओके, बी आपको रेस्ट में नजर आएगा। मतलब ये आपने फील भी किया होगा, आप जब बस से या फिर ट्रेन से सफर करते हो तो जो नेबरिंग पैसेंजर होता है वो आपको रेस्ट में नजर आता है। क्यों रेस्ट में नजर आता है? क्योंकि उसका जो स्पीड होता है एग्जैक्टली उतना ही स्पीड हमारा होता है। ओके, तो दो ऑब्जेक्ट अगर सेम स्पीड में हो ना तो वो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को रेस्ट में ऑब्जर्व करते हैं, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को रेस्ट में फील करते हैं। ओके, तो ये रहेगा कंसेप्ट, मतलब ये बी का मोशन रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू ए। वही अगर हम बी को ऑब्जर्व करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू सी तो बी कैसा नजर आएगा बोलो। बी कैसा नजर आएगा? मोशन में। राइट आंसर है। ओके, राइट आंसर है, मोशन में नजर आएगा। बी मोशन में नजर आने वाला है विथ रिस्पेक्ट टू सी। मतलब ऑब्जेक्ट तो एक ही है, बी पर्सन तो एक ही है यहाँ पर इस एग्जांपल में, लेकिन वो एक पर्सन के लिए रेस्ट में नजर आ रहा है तो वही दूसरे पर्सन के लिए वो मोशन में नजर आ रहा है। ओके, मतलब मोशन हम मेजर तो करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, लेकिन वो किसके विथ रिस्पेक्ट टू मेजर करते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दैट्स व्हाई मोशन एंड रेस्ट आर द रिलेटिव कॉन्सेप्ट।
मतलब मोशन आप किसके रिलेशन में मेजर करते हो, इसके अकॉर्डिंग उसके कैलकुलेशन चेंज हो जाते हैं। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि मोशन और रेस्ट ये कैसे कंसेप्ट है, दोनों रिलेटिव कंसेप्ट है। समझ में आ गया बच्चों आप सभी को कि ये जो स्टेटमेंट मैंने बताया था, मोशन एंड रेस्ट आर द रिलेटिव कंसेप्ट, तो इसका मीनिंग समझ में आ गया सभी को? इज इट ओके एंड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, ओके चलेगा, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट को लगभग समझ में आ चुका है। ओके, कुछ भी अगर दिक्कत आता है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो अभी हम फिर से हमारे स्क्रीन की ओर जाते हैं जो मैंने आपको पहले दिखाया था। तो रेस्ट एंड मोशन ये बीट हमारा यहाँ पर खत्म हो जाता है। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट बीट, डिस्टेंस और पाथ लेंथ। अभी इस डिस्टेंस को ही पाथ लेंथ कहा जाता है। ये हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट बीट है मोशन का, जो हम चैप्टर देख रहे हैं। ओके, ठीक है। देखो अब मैंने स्लाइड चेंज किया है बेटर वे। इसका जो रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा मैं फिर से सेंड करूंगा। अगर किसी का मिस हो गया ये पार्ट तो आप उसमें जाकर देख सकते हो। ओके, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है मीटिंग का, और उसमें हमें एटलीस्ट एक दो बीट तो भी इस टॉपिक के कवर करने हैं। ओके, तो इस वजह से मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। डिस्टेंस और पाथ लेंथ। डिस्टेंस मतलब आपको पता है द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय मूविंग बॉडी इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड distance or path length. Distance or path length is a scalar quantity. Its value is always positive because it is a scalar quantity. Its SI unit is meter and CGS unit is centimeter. Okay, तो ये होगा हमारे distance से related beat. इसके बाद next रहेगा, अब beat देखिएगा, that is a path length. सॉरी, डिस्टेंस और पाथ लेंथ तो एक ही था। अभी हम जो देख रहे हैं वो डिस्प्लेसमेंट बीट है। नेक्स्ट बीट रहेगा इस चैप्टर का, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा आप देखिएगा। डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है ना, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ओके, तो इसके बाद देखिएगा अब नेक्स्ट बिट रहेगा डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ओके, तो ऐसा ही बीट रहेगा। ऐसा यूनिट इसका मीटर रहेगा और सीजीएस यूनिट इसका सेंटीमीटर रहेगा। तो ये रहेगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में फर्क। माइक ऑन मत कीजिएगा, कोई कोई स्टूडेंट के माइक बीच में ऑन हो रहे हैं। मोहित माइक को ऑफ करो, ठीक है। कोई भी सभी ख्याल रखते जाएगा, मीटिंग में बहुत सारे बच्चे हैं, इस वजह से नॉइज क्रिएट हो सकता है। तो सभी इंश्योर करते जाओ कि अपना माइक कभी ऑन ना हो। ओके, इसके बाद देखिएगा अब इन डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्टेंस आपको तो 9th स्टैंडर्ड में ये सब पढ़ा चुके हैं, लेकिन इसके ऊपर हम कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कुछ क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो बताओ बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इन दिस एग्जाम्पल। ऑब्जेक्ट ए टू बी जा रहा है 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, बी टू सी जा रहा है 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। सो टेल मी व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन दिस कंडीशन। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बताओ क्या रहेगा। एक स्टूडेंट का कहना है कि डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर, ठीक है, ठीक है, बराबर है। ओके, डिस्टेंस 7 किलोमीटर आएगा, राइट आंसर है, और डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर करेक्ट आंसर है। ओके, सही जा रहे हो बच्चों आप। ओके, एसी इज द डिस्प्लेसमेंट करेक्ट आंसर है, जो आपको डॉटेड पोर्शन नजर आ रहा है। ऑब्जेक्ट ए टू बी जा रहा है, देखिएगा आप। ओके, ऑब्जेक्ट ए टू बी जा रहा है, उसके बाद ए टू बी जाते हुए उसने 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, और उसके बाद वो देखिएगा ए टू बी जाते हुए उसने 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, और बी टू सी जाते हुए उसने 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। तो देखिएगा आप डिस्टेंस कितना कवर किया है उसने, 7 किलोमीटर। ओके, ए टू बी जाते वक्त 4 किलोमीटर और बी टू सी जाते वक्त 3 किलोमीटर, तो 4+3 एक्चुअल पाथ मतलब ये हमारा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस होता है। इस वजह से डिस्टेंस का आंसर आएगा 7 किलोमीटर। वही अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखते हैं ना, तो डिस्प्लेसमेंट देखते वक्त हमें ये देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है कि ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ गया। डिस्प्लेसमेंट निकालते वक्त हमें सिर्फ 2 पॉइंट से लेना देना होता है। एक होता है मोशन स्टार्ट कहाँ से हुआ है,
और दूसरा होता है मोशन एंड कहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर मोशन ए से स्टार्ट हुआ है और मोशन एंड कहाँ पर हुआ है, सी पर। तो इस स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में डायरेक्ट एक सीधा लाइन खींच देना, और ये सीधा लाइन जो रहेगा यही हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इस एग्जांपल में डिस्प्लेसमेंट हमारा एसी होगा, ओके। और ये एसी अगर आप अच्छे से देखते हो ना, तो इस ट्रायंगल में आपको एसी जो रहेगा ये आपको हाइपोटेनियस नजर आ रहा है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा, तो यहाँ पर एसी हाइपोटेनियस नजर आएगा। इसी वजह से आपको डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना आने वाला है, एसी मतलब अंडर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा, मतलब ये अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। दैट्स वाई फाइनल आंसर आ जाएगा इसका 5 किलोमीटर। इज इट ओके? दोनों भी क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए बच्चों? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दिस बोथ concepts आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Is it okay? And this concept is clear to all of you? Okay. तो अभी नेक्स्ट एग्जांपल की ओर जाते हैं हम। अभी फटाफट आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस 7 किलोमीटर रहेगा, डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर। तो इस एग्जांपल से ये प्रूव हो जाता है कि डिस्टेंस बड़ा रहेगा डिस्प्लेसमेंट से, ओके। डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। इक्वल टू कब होगा ये भी हम देखेंगे। अभी मुझे इस एग्जांपल में बताओ डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ऑब्जेक्ट ए टू बी जा रहा है और 7 किलोमीटर का पाथ कवर कर रहा है। नाउ टेल मी द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन दिस कंडीशन। सभी स्टूडेंट बताने की कोशिश कीजिएगा। इस एग्जांपल में डिस्टेंस कितना रहेगा, डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा? ओके 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 ओके। तो बहुत सारे स्टूडेंट के आंसर आ रहे हैं। ठीक है ठीक है, यही यही कंसेप्ट इसका राइट कंसेप्ट है। आप राइट ट्रैक पर हो बच्चों। इस एग्जांपल में डिस्टेंस भी 7 किलोमीटर रहेगा और डिस्प्लेसमेंट भी 7 किलोमीटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो शॉर्टेस्ट पाथ है ना वही एक्चुअल पाथ है। ऑब्जेक्ट ए टू बी जाते वक्त 7 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ये हुआ उसका डिस्टेंस 7 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालते वक्त हमें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बारे में देखना पड़ता है। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में भी 7 किलोमीटर ही तो पाथ है ना। तो इस वजह से इस एग्जांपल में डिस्टेंस भी 7 किलोमीटर आएगा और डिस्प्लेसमेंट भी 7 किलोमीटर आने वाला है। इज इट ओके एंड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर 7 किलोमीटर इन दिस कंडीशन, ओके। तो इस एग्जांपल से यह प्रूव होता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सेम होते हैं, ओके। और पिछले एग्जांपल में हमें यह बताया कि डिस्टेंस बड़ा रहेगा डिस्प्लेसमेंट से। इज इट ओके? तो दोनों एग्जांपल से हम क्या कॉमन कंक्लूजन निकाल सकते हैं? डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो आपको नीचे नजर आ रहा है, इसे अच्छे से लिख लेना। डिस्टेंस हमेशा, डिस्टेंस एक तो बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से या फिर इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट के साथ, लेकिन डिस्टेंस कभी भी छोटा नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट से, ओके। ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? सभी को समझ में आ रहा है? जस्ट 1 मिनट, मैं आपका अटेंडेंस लेता हूं। ठीक है, जस्ट 1 मिनट वेट कीजिएगा। अभी और भी एग्जांपल्स हैं, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो आप देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल है अभी। इस एग्जांपल में बताओ बच्चों आप, व्हाट इज द वैल्यू फॉर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाट इज द वैल्यू फॉर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? ओके ओके, बहुत अच्छे जा रहे हो बच्चों आप, ओके। डिस्टेंस का वैल्यू बताओ, डिस्प्लेसमेंट आर नहीं आएगा। शर्वनी चेक करो एक बार। डिस्टेंस इज 2 पाई आर, करेक्ट आंसर है, ओके। डिस्टेंस 2 पाई आर होगा। आपको पता होगा ये एक सर्कुलर मोशन है, ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट कर रहा है और ए पर ही वापस आ रहा है, ओके। कंप्लीट 1 सर्कल कहा है उन्होंने। जब ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट होगा और ए पर ही वापस आएगा ना,
तो एट दैट टाइम वो जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ था ना उसी पॉइंट पर वो एंड हो रहा है, इसी वजह से उसी पॉइंट से डिस्टेंस जीरो होता है। दैट्स वाई डिस्प्लेसमेंट इस कंडीशन में जीरो आएगा, क्योंकि इनिशियल पॉइंट जो है इस मोशन का वही तो फाइनल पॉइंट है, इस वजह से डिस्प्लेसमेंट तो पक्का जीरो है। अभी रहा सवाल डिस्टेंस का, तो जब ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट करेगा ना, उस सर्कल के वो रिंग पार्ट से जाने वाला है, और ये जो सर्कल का रिंग पार्ट होता है ना उसी को सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल कहा जाता है। और मैथमेटिक्स आपने इतना तो पढ़ा ही होगा कि सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, सो दैट्स व्हाई इट्स आंसर इज 2 पाई आर। तो इन दिस एग्जांपल डिस्टेंस इज 2 पाई आर एंड डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ओके, तो स्टूडेंट जल्दी से रिज्वाइन कीजिएगा मीटिंग को, सिर्फ 10 या 15 मिनट हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, जस्ट 10 to 15 मिनट्स के लिए फिर से रिलॉग इन कीजिएगा, क्योंकि टाइम खत्म हुआ इस मीटिंग का।